हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि फंडामेंटल से है, और ये है हमारा ट्यूब फीडिंग। तो अभी तक तो हमने डाइट के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे कि ट्यूब फीडिंग कैसे कराई जाती है। तो गैस्ट्रिक गैवेज भी इसको बोला जाता है। तो इसमें जो गैवेज होता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक फीडिंग जो होती है, ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द ट्यूब दैट हैज पास्ड इनटू द ओसोफेगस एंड स्टमक थ्रू द नोज माउथ और थ्रू द ओपनिंग मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल when oral intake is indicate or इम्पॉसिबल। तो वही इनका कहना ये है कि भी जो गैवेज यानी कि जो गैस्ट्रिक फीडिंग जो कराई जाती है, वो हमारा एक आर्टिफिशियल मेथड होता है फ्लूइड को देने का और न्यूट्रिशन को देने का पेशेंट को, जो कि एक ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो ट्यूब जो है वो पास होगी हमारी खाने की नली से स्टमक के अंदर जाती है। ठीक है, या फिर नोज और माउथ के थ्रू भी जाती है, या फिर उसके अंदर कोई छेद कर दिया जाता है, यानी कि ओपनिंग की जाती है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, और तब वो हमारा जो फूड होता है, मटेरियल होता है या भोजन होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो पहुंचाए जाते हैं। और व्हेन ऑरल इनटेक इज इंडिकेट ऑफ द इम्पॉसिबल, ये जब होता है जब कोई भी पेशेंट जो है वो माउथ से भोजन लेने में इम्पॉसिबल होता है, जब वो माउथ से खाना बिल्कुल नहीं खा सकता है, तो जो ये मेथड हमारा होता है, आर्टिफिशियल मेथड जो हमारा होता है ट्यूब फीडिंग वाला, तब ये मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम बात करेंगे इंडिकेशन फॉर ट्यूब फीडिंग। तो भाई जो ट्यूब फीडिंग जो हमारी होती है, उसमें क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और कब ये दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो इंडिकेशंस है, व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू टेक फूड बाय माउथ। तो भी वही बात है कि जो पेशेंट जो होता है, जो माउथ से भोजन नहीं ले सकता है, तो उसको ये जो है ट्यूब के जरिए फीड कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेहोश है पेशेंट या थोड़ा बहुत बेहोश है पेशेंट, ठीक है, और अगर चक्कर वगैरह आना या किसी तरीके की उसको दिक्कत है, तो इस तरीके का अगर पेशेंट है, तो उसको जो फीडिंग होती है वो ट्यूब के द्वारा ही कराई जाती है। और क्लाइंट जो है रिफ्यूज फूड क्लाइंट विद द साइकोसिस, अगर पेशेंट जो की मानसिक हालत खराब है और वो खाना खाने से मना कर रहा है, तो भी ट्यूब फीडिंग कराई जा सकती है। और जब ऐसी कंडीशन होती है, माउथ और ओसोफेगस से मेक द स्वेलो डिफिकल्टी इम्पॉसिबल, तो वही जो हमारी खाने की नली होती है, अगर उसमें से खाना निकला नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा कठोर या मुश्किल आ रही है, या खाना निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रैक्चर होता है, जबड़े में फ्रैक्चर हुआ हो, या फिर रिपेयर द काल्फ प्लेट होता है, जैसे कि कटा हुआ होठ होता है, तालू जो कटा हुआ होता है हमारा, अगर इस तरीके का ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो बच्चे की या बड़े की, ठीक है, माउथ की किसी और प्रकार की सर्जरी हुई हो, थ्रोट या ओसोफेगस में किसी प्रकार की सर्जरी हुई, या पैरालिसिस हुआ है, या फिर फेस या थ्रोट में कोई दिक्कत आई है, या फिर ओसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, ठीक है, स्ट्रक्चर से जो उसमें स्ट्रिक्टनेस जो होती है वो हमारी हो जाती है खाने की नली के अंदर। अगर इस प्रकार की सभी दिक्कतें हो गई हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ से हमारा भोजन जाता है स्टमक के अंदर, अगर वहां पर किसी तरीके की कोई भी रुकावट हो गई है, तो वो ट्यूब के द्वारा फीडिंग कराई जा सकती है और कराते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है, जब क्लाइंट टू वीक स्वेलो फूड, जब पेशेंट जो बहुत ही कमजोर होता है और खाना निगल नहीं पाता है, ऐसी कंडीशन जब हो जाती है, खाना निगलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है, और उसको जो है लंबे समय तक जो फूड जो है ओरली नहीं किया, तो अक्यूट कोरोनिक इन्फेक्शन जो है वो हमारे हो गई हैं, या फिर बहुत ज्यादा जल गया है पेशेंट, या फिर उसमें मेलिगेंसी या कोई सीवियर कैंसर वगैरह उसको हो गया है, या न्यूट्रिशन कम लेने की वजह से मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, या फिर प्री मैच्योर बच्चा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्यूब फीडिंग कराई जा सकती है। ठीक है, बहुत ही कमजोर है, निगल नहीं सकता, डिफिकल्टी है, लंबे समय तक खाना जो है वो ओरली खाने में उसको दिक्कत आ रही है, तो सारी की सारी इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ट्यूब फीडिंग कराई जाती है। तो ये इंडिकेशन क्या है कि इस तरीके से भोजन नहीं कर रहा पेशेंट, तो उसको ट्यूब के द्वारा उसमें न्यूट्रिशन दिया जाए उसको। ठीक है, व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटेन द फूड, जैसे कि एनोरेक्सिया है, नर्वोसा एंड वोमिटिंग, तो जब क्लाइंट जो है अनेबल होता है फूड को रिटेन करने में, जैसे कि एनोरेक्सिया हो जाता है, यानी कि किसी प्रकार की वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह होना, ठीक है, या फिर एनोरेक्सिया की जैसे भूख ना लगना, या फिर किसी प्रकार की दिक्कत होती है अभी जो खाने से उसको दिक्कत होती है, तो मतलब ऐसी ही कंडीशन जिसमें वही फीड पेशेंट जो है वो फीडिंग करने में अनेबल है, और जो है ट्यूब के द्वारा उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल वे ये है कि पेशेंट को अवेलेबल कराना है न्यूट्रिशन किसी भी तरीके से। तो जो फीडिंग का जो है ट्यूब फीडिंग जो है ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड कराने का भोजन। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे, तो अभी हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ट्यूब फीडिंग, यानी कि जो हमारी ट्यूब फीडिंग होती है उसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, क्या फायदा होता है, क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया एडुकेट अमाउंट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड ऑफ द डिटेस्टेबल फूड ऑफ द मेडिकेशंस कैन बी सप्लाई। तो इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जो अमाउंट जितना अमाउंट ऑफ फूड जो पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, जितना न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है, वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं आएगा कि पेशेंट एक चम्मच खाते ही मना कर दे। तो किसी प्रकार का टेस्ट इसमें होता नहीं है, चाहे इसमें दवाइयां भी मिक्स करके दे दी जाए, तो वो सारी का सारी आसानी रहती है पेशेंट को दवाइयां देने में भी, पूरा न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंचाने के लिए भी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फ्लूड जो है वो सेफ्टी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड भी इसमें आप दे सकते हैं, सेफ्टी के साथ दिया जा सकता है।
और जो डेंजर होता है पेरेंटल जो फीडिंग होती है वो डेंजर होने से जैसे कि वेन्स वगैरह थ्रोम्बोसिस होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं इससे, तो इस तरीके की रुकावट भी नहीं आती है वेन्स के अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोसिस यानी कि रुकावट हो जाना नली के अंदर, तो ये भी समस्या जो है इसके अंदर नहीं रहती है, जो कि खतरा होते हैं पेरेंटल फीडिंग के अंदर। और ट्यूब फीडिंग में जो हमारी जो चीजें होती हैं जैसे कि ट्यूब फीडिंग यानी बी ऑफ द कंटिन्यू फॉर वीक विदाउट एनी डेंजर टू द क्लाइंट्स, तो बिना खतरे के पेशेंट को 1 हफ्ते तक आप ट्यूब फीडिंग जो है कंटिन्यू करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक लाभ होता है कि स्टमक जो है स्प्लिट ऑफ द टाइम ऑफ द डिजायर, अगर ज्यादा अगर खाना इसके अंदर हो गया तो आप उस द्रव्य को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसमें एक एडवांटेज होता है। और ओवरलोड इन स्टमक कैन बी द प्रिवेंटेड ऑफ द ड्रिप मेथड, और अगर ओवरलोड जो हो गया तो उस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए ड्रिप मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टमक के अंदर। ठीक है, अगर स्टमक ओवरलोड हो जाता है ना, पेट जो बहुत ज्यादा फुल हो गया है, तो उसमें रोका जा सकता है ड्रिप के मेथड से उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये थे हमारे लाभ जो कि ट्यूब फीडिंग से होते हैं। वैसे तो पेशेंट नखरे करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वोमिटिंग आ रही है, वो इसमें इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें पूरा न्यूट्रिशन जो भी उसकी बॉडी को जितनी भी जरूरत है, जो भी खिलाना है, कड़वा हो नमकीन हो, उसको कुछ नहीं पता चलता है, ट्यूब से जो खाना जाता है तो टेस्ट उसको पता नहीं चलता है, तो पूरा न्यूट्रिशन वो ले जाता है अंदर की तरफ और उसकी बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारे आ जाते हैं, इसमें मेथड है हमारे जो डिफरेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब, तो भी इसमें डिफरेंशिएशन बताए जाएंगे हमारे कि जो ट्यूब है वो डाइजेस्टिव ट्रैक पे है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे है। तो ये तो आपको बहुत ही ज्यादा मस्ट है आपके लिए कि आपने ये देखना है कि जो आप ट्यूब डाल रहे हैं वो सही जगह पे जा रही है, गलत जगह पे जा रही है। अब जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जा रही है तो वो स्टमक में जाएगी, खाना आपका वहां जाएगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है अगर उसमें से आपने डाली है तो कहाँ जाएगा, तो लंग्स के अंदर जाकर के रुकती है। तो आपने देखना है आप चेक कैसे करेंगे कि भी आपने जो ट्यूब डाली है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में गई है फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये डिफरेंशिएशन जानने के लिए आप इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे इन मेथड को। तो इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग इंसलेशन ऑफ द ट्यूब ऑफ क्लाइंट विल बी द एक्सपीरियंस नो डिस्ट्रेस ऑफ द ब्रीदिंग। तो वही जब आप ट्यूब को इंसलेशन कराते हैं पेशेंट को तो उसको सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक पे है तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर एक क्लाइंट जो है वोलेंट कफ साइनोसिस या ट्यूब ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर जाएगा तो उसे खांसी आएगी, बहुत ज्यादा सांस लेने में उसे दिक्कत होगी और उसको सांस में बहुत ज्यादा रुकावट हो जाएगी। तो इस तरीके के सिम्टम आपको दिखाई देंगे अगर ट्यूब रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है तो। ठीक है, तो पेशेंट अनुभव करेगा भी उसकी सांस रुक रही है और सांस की नली में जाते ही उसे जोर से खांसी भी आएगी, साइनसिस यानी कि जी घबराना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पहचान होती है कि वहां पर जब ट्यूब जाएगी तो इस तरीके की दिक्कत होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि क्लाइंट विल हैव डिफिकल्टी ऑफ टॉकिंग इफ ट्यूब इज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो भाई इसमें जब पेशेंट की डाइजेस्टिव ट्रैक में नली डाली जाती है तो उसे बोलने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक है, वो अच्छे से बात कर सकता है। बट ए क्लाइंट इज नॉट एबल टू टॉक इफ द ट्यूब हैज पास्ड थ्रू द वोकल कॉर्ड। और अगर हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक और वोकल कॉर्ड से अगर हमारी ट्यूब गई है तो पेशेंट किसी भी तरीके की बात करने में समर्थ नहीं होगा, वो बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी हमारी पहचान होती है कि जो ट्यूब है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इंसरेशन हो गई है। नेक्स्ट उन्होंने बताया लिसन टू डिजिटल ऑफ द ट्यूब, नो नॉइस ऑफ द हार्ड ऑफ गर्गलिंग साउंड इन द ट्यूब हैज द रिस्ट द स्टमक। और आपने जो दूसरा हिस्सा होता है ना ट्यूब का डिजिटल जो हिस्सा होता है वो अपना कान के लगा के सुन के अगर आप देखते हैं तो जो किसी प्रकार की जो नॉइस नहीं होती, जो गुड़गुड़ की जो साउंड होती है स्टमक के अंदर से वो अगर आ रही है तो आपकी जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर ही गई है। और अगर विस्लिंग साउंड आ रही है, जो सीटियां बजती सुनाई दे रही है ट्यूब के अंदर, तो समझ लेना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारी ट्यूब चली गई है। ठीक है, तो स्टमक में जो जो हमारी जो गड़गड़ की जो आवाज आती है वो स्टमक से आएगी, जो सीटियां बज रही है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारी आवाज आएगी। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशिएशन होता है और ये आप फाइंड कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ये अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। अटैच द डिजिटल एंड ऑफ द ट्यूब टू द सिरिंज ब्रिल्स एंड फनल्स ऑफ इनवर्ट इनटू द ग्लास ऑफ वाटर। तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल पार्ट पर एक सिरिंज और बर लगा सकते हैं फनल वाला, और उसको ग्लास में उल्टा करके लगा सकते हैं, ग्लास के साथ जैसे पानी हो, पानी के ग्लास में उल्टा करके लगाएंगे तो उसमें आपको जो एयर आएगी उससे पता चल जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें स्ट्रीम ऑफ एयर बबल्स इंडिकेट ऑफ द ट्यूब ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। और अगर इसमें बहुत ज्यादा बबल या बहुत ज्यादा बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं ट्यूब के अंदर तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही आपकी गई है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसमें बबल चेक करने के लिए पानी के गिलास में ट्यूब को उल्टा करके डाल दिया जाता है। अगर किसी प्रकार के बबल्स नहीं है तो इसका मतलब जो ट्यूब जो है वो हमारे स्टमक के अंदर ही है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके वर्क प्लेस के लिए। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं हमारे। तो भाई इसमें बताया है कि जैसे वाटर ग्लास के अंदर हम डाल के देखेंगे तो फ्यू बबल्स इनिशियली और नो बबल्स इंडिकेट
मतलब कि फिर कुछ बबल्स जो है वो थोड़ा-सा हमारे आ जाते हैं, और अगर बबल्स नहीं है तो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्यूब है हमारी वो कहाँ गई है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही गई है। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें बताया है कि अटैच द सिरिंज जो है वो अटैच करेंगे हम डिजिटल पार्ट से ट्यूब की, यानी कि पीछे वाले हिस्से से एस्पिरेट करेंगे, और सम गैस्ट्रिक फ्लूइड में बी द विड्रॉल, सो थोड़ा-सा गैस्ट्रिक जो फ्लूइड है वो निकाल कर आप देख सकते हैं सिरिंज के द्वारा। आप सिरिंज से पीछे की तरफ खींचेंगे तो जो गैस्ट्रिक जो फ्लूइड है वो थोड़ा-सा ट्यूब के अंदर आ सकता है, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ट्यूब जो है स्टमक के अंदर गई है, सीधा सही डायरेक्शन में गई है। नेक्स्ट आपने लिसन ओवर द स्टमक विद द स्टेथोस्कोप, will injections a small quantity 10 ml of air into the ट्यूब और कैन द हार्ड इंट्रिंग द स्टमक। तो अगर आपको और भी ज्यादा जजमेंट करना है कि भी जो ट्यूब है उस स्टमक में ही गई है, तो आप क्या करेंगे, आप एक स्टमक में क्या इंजेक्ट करेंगे, एयर जो है थोड़ी सी एयर लेंगे और इस सिरिंज को नली से अटैच करेंगे और उसमें एयर भर देंगे थोड़ा सा। तो उसमें जब एयर भरेंगे तो जो पेट जो स्टमक का जो एरिया वहां पर स्टेथो लगा करके हम सुनते हैं, तो एयर अंदर जाएगी तो उसमें से अलग से आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि जो एयर है ये सही स्टमक के अंदर जा रही है और जो हमारी नली है वो स्टमक के अंदर पहुंच चुकी है। तो कुछ मेथड होते हैं ये जज करने के लिए कि जो हमने जो ट्यूब डाली है वो सीधी स्टमक के अंदर ही गई है या फिर हमारे दूसरे पार्ट में। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी तो उसमें ये जो फ्लूइड है विल बी विड्रॉ। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर आपकी गई है तो कुछ विड्रॉ होगा ही नहीं, कुछ फ्लूइड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई फ्लूइड नहीं होता है। वहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब जाएगी तो सीधी ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से सीधा लंग्स होता है, तो वहां से किसी प्रकार का ऐसा फ्लूइड जो है ऐसे जो जो स्टमक के अंदर जो मटेरियल होता है ऐसा कुछ वहां से आएगा नहीं। इफ द ट्यूब इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है तो नो साउंड विल बी हर्ड, और किसी भी प्रकार की कोई साउंड जो है वो नहीं आएगी। जब स्टेथोस्कोप जब आप लगाते हैं तो किसी प्रकार की आवाज भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो आप अगर इसके अंदर डालते हो, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एयर डाल दोगे तो कैसी आवाज आएगी, वहां तो ऑलरेडी एयर का ही रास्ता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वो एयर ही वहां पर जा रही है और एयर ही आ रही है, तो वहां पर एयर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। जबकि स्टमक क्या है, एक लिक्विड एरिया, वहां पर हमारी लिक्विड और ठोस चीजें रहती है, तो वहां पर अगर एयर जाएगी तो वहां पर गुड़गुड़ की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन है, ये बहुत ही जो है वर्क प्लेस से काम आने वाली चीजें, प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाली चीजें हैं, तो ध्यान से करनी है आपने। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे इंसरेशंस ऑफ द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ओरोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है उसको कैसे इंसरेशंस कराया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है पेशेंट को क्या क्या बताना है आपने। तो इन्होंने बताया कि ओरल इंसरेशन या गैस्ट्रिक ट्यूब फॉलो द सेम गाइडलाइंस एज द नेजल इंसरेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग पॉइंट। तो भी चाहे मुंह से इंसरेशन कराई जाए ट्यूब या फिर नोज से इंसरेशन कराई जाए ट्यूब, तो सेम ही जो हमारे निर्देश होते हैं उनका पालन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया प्री मेजर द ट्यूब फ्रॉम द लिप टू द स्टर्नम। तो भी सबसे पहले आपने क्या करना, जो ट्यूब है उसको माप लेना है कि ट्यूब कितनी लंबी है, क्योंकि सबकी लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है। तो लिप्स से लेकर के स्टर्नम तक जो हमारी ट्यूब होती है उसको माप लेना चाहिए कि कितनी लंबी ट्यूब हमने इंसरेशन करानी है। ये नहीं है कि डाल के देखेंगे अरे ये तो लंबी रहेगी इसको निकालो, फिर से डाल के देखेंगे छोटी है इसको निकालो, ऐसे नहीं किया जाता है। पहले ट्यूब को माप लिया जाता है, क्योंकि बार बार पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और चोट भी लग सकती है। तो इसमें नेक्स्ट इन्होंने बताया फैसिलिटेट द पासेज ऑफ द ट्यूब, आस्क द क्लाइंट टू सक ऑन द ट्यूब एज इफ इट वेयर ऑफ स्ट्रॉ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम। तो आपने जब आप ट्यूब को पास करा रहे हैं ना पेशेंट के जो नाक से डाल रहे हैं या मुंह से डाल रहे हैं, तो आपने पेशेंट को बोलना है कि वो पेशेंट को सक करे, यानी मतलब कि पेशेंट जो है उस ट्यूब को ना सक करे अपनी तरफ चूसे, और जैसे किसी चीज को निगलते हैं इस तरीके से स्ट्रॉ को निगल जाए। सेम टाइम उसी टाइम जब पेशेंट को बोला जाए, जब आप ट्यूब डालें तो पेशेंट को आपने बोलना है कि आप पेशेंट को बोलो कि जैसे किसी चीज को चूसा जाता है उस तरीके से आप इसको चूसेंगे, और जैसे किसी चीज को निगला जाता है वैसे इसको निगलोगे, ताकि जो एयर के प्रेशर से जो ट्यूब है वो जल्दी से नीचे की तरफ चली जाए। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस जो है देने हैं, पेशेंट को बताना है साथ साथ जब आप ट्यूब को इंसुलेशन करा रहे हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो सक करने के लिए और उसे निकलने के लिए जरूर बोलें। तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं कि ट्यूब जो है कहाँ से कहाँ जाती है हमारी, तो इसमें देखते हैं एक बार। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो ट्यूब है वो किस तरीके से मापी जाती है और किस तरीके से पेशेंट को डाला जाता है। तो आप देखेंगे कि नाक से आप ट्यूब को जो डाल रहे हैं तो किस तरीके से हमारी ट्यूब जाएगी, तो इस तरीके से हमारी नली जाएगी और फिर इस तरीके से हमारी जो है स्टमक तक डाली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेस तक हमारी ये आती है ट्यूब। और देख सकते हैं कि नाक से किस तरीके से मापेंगे और किस तरीके से ट्यूब हमारी डाली जाएगी और किस तरीके से आप ये देखेंगे। और ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ट्यूब को मापना कैसे है, पकड़ना कैसे है। ठीक है, तो सबसे जो जरूरी बात है वो ये देखनी है कि भी आपको ये पता चले कि जो ट्यूब है नाक के जरिए हमारी कहाँ जाए, हमारी फेरिंग्स के जरिए ओसोफेगस में आ जाए, लैरिंग्स के अंदर ना जाए। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा लैरिंग्स का होता है, तो आपने देखना है कि यहाँ से हमारा फेरिंग्स और लैरिंग्स जो बिल्कुल साथ साथ होती हैं, तो जो ट्यूब है वो हमारी फेरिंग्स के अंदर आए, फिर हमारी ओसोफेगस के अंदर आए और ओसोफेगस से फिर हमारी स्टमक के अंदर आए, ना कि हमारी अगर उसके अंदर अगर लैरिंग्स के अंदर आ जाती है वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ट्रेकिया और जो हमारे लंग्स होते हैं वहां पर जाता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। जबकि ये जो ट्रैक होता है हमारा ये नेजल से, ओसोफेगस से और हमारा स्टमक के अंदर आएगा, फेरिंग्स से होता हुआ। ठीक है,
तो ये मेजर की गई है, हमारी जो लेंथ है, जो नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है उसको प्लेसमेंट करते हैं स्टमक तक, इस तरीके से हमने मेजर करना है। तो ऐसा नहीं है कि नाक से और यहाँ तक आपने सीधी माप दी, ठीक है। तो ऐसे आपने नहीं मापना है कि यहाँ से आपने सीधी माप दी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपने सीधी माप दी तो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी और आपकी ट्यूब जो है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से, क्योंकि पहले ट्यूब इस तरीके से जाएगी और फिर ट्यूब इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो आपने कहीं ऐसा ना हो कि आप नोज से लेकर के, लिप से लेकर के और स्टर्नम तक मापने, ऐसा नहीं आपने करना है। तो आपने इस तरीके से ट्यूब का माप लेना है। तो इतनी लंबी ट्यूब आपके पास होनी चाहिए, नाक से लेकर के कान के निचले हिस्से तक, और फिर यहाँ पर आप लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट होता है ट्यूब फीडिंग की, ट्यूब को मापने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्यूब फीडिंग कैसे करानी चाहिए, कैसे ट्यूब डाली जाती है, किस किस तरीके की डाई ट्यूब के द्वारा दी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।